नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की जो चैप्टर वाइज रिवीजन है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे और हम पॉलिटिकल साइंस के एक एक चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे उनको भी समझेंगे। और यह है फुल चैप्टर इन वन वीडियो, यानी कि पूरा एक चैप्टर मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। और साथ ही में इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे। साथ ही परीक्षा में वेरिएशन भी होता है, तो इसी अनुसार अपन पूरे चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, तभी आपके 90 प्लस का जो टारगेट है वो आपके अचीव होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना देरी किए। तो यह आ जाता है आपका पार्ट नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इस पार्ट में से कौन सा क्या क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जो छोटा क्वेश्चन है तो छोटा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, इसमें से आपके आएंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपके आएगा एक क्वेश्चन बड़ा जो कि होगा 4 नंबर का, और एक आएगा आपके छोटा। देख लेते हैं। सन 1947 के बाद 14 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा में विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। फिर उसके बाद में आता है हिंदुस्तान की जनता इसे क्षण का प्रतीक्षा कर रही थी। हमारी आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ें बुलंद थी। 2 बातों पर सबकी सहमति बनी। पहली बात तो यह थी कि हमें आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन के जरिए चलाया जाना चाहिए, और दूसरा गरीबों व कमज़ोर का खास ख्याल रखा जाएगा। अब देश आज़ाद हो चुका था, आज़ादी से लड़ने से इस सपने को साकार करने का वक्त आ गया था। तो इस प्रकार से यह आ जाता है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके जो 4 नंबर का है वो आता है ये क्या कि स्वतंत्र भारत के समक्ष जो 3 चुनौतियाँ थी उनका वर्णन कीजिए कि क्या क्या चुनौतियाँ थी स्वतंत्र भारत के समक्ष। तो सबसे पहला यह आ जाता है, सबसे पहली व तात्कालिक चुनौती क्या थी। तो सबसे पहली व तात्कालिक चुनौती यह थी, एकता के सूत्र को भारत में गढ़ने की थी। यानी कि भारत में अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो रहते हैं, अलग अलग भारत में विविधताएँ पाई जाती है, अलग अलग खाने पीने के साधन पाए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो कौम थे उसमें विभक्त था भारत। तो इसी प्रकार से भारत अलग अलग था, तो भारत को एकता के सूत्र में गढ़ने की क्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी। और आपके ये छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पहला व तात्कालिक कारण क्या था। तो पहला व तात्कालिक कारण क्या था, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना, कि भारत इतना बड़ा देश है, उसमें इतनी सारी जनसंख्या निवास करती है, साथ ही अलग अलग जलवायु है, अलग अलग लोग हैं, तो इसके लेकर भी गंभीर समस्या थी। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर आपके। तो इसको भी पढ़ लेते हैं अपन। ये एकता के सूत्र में एक ऐसे भारत की गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली जाने वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृति थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि विभिन्न विविधताओं से भरा था, ज़्यादा दिनों तक ये एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के बाद कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि भारत एकजुट नहीं रह पाएगा। सबसे ज़्यादा जोर लगा उसके बाद में उद्देश्यों को तिलांजलि देगा। क्या ऐसे ही क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय पहचान खारिज कर लिया जाएगा। इस समय का सवाल यह भी था कि भारत क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल करेगा। तो इस प्रकार से था ये। और दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करने की। लोकतंत्र को कायम करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा देश है, इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, तो इसलिए लोकतंत्र को कायम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसी प्रकार वो समझते नहीं थे कि किस प्रकार से वोट होगा, इतने बड़े पैमाने पर किस प्रकार से जो वोटिंग है वो की जाएगी। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि आप भारतीय संविधान के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। इस विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान होना जरूरी है, लेकिन इतना बल काफ़ी नहीं होता। यह चुनौती इस प्रकार से थी कि लोकतांत्रिक व्यवहार में बर्ताव में चलन आए। तो मतलब आपको इतना नहीं लिखना है, आपको और लिखना है इसमें कि किस प्रकार से ये चुनौती थी, किस प्रकार से जो भारत की जो पहले की जनसंख्या थी वो कम पढ़ी लिखी थी, इसके कारण वोट नहीं देते थे। साथ ही जो पहले के गांव के लोग थे वो महिलाओं का नाम नहीं बताते थे, तो इसलिए जो सुकुमार सेन ये चीज़ नेक्स्ट पार्ट में आती है आपके, सुकुमार सेन द्वारा जो कि चुनाव
के पहले अध्यक्ष थे, तो इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से चुनाव कराया, या जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो इस प्रकार से चुनाव हुआ था। बात करते हैं तीसरी चुनौती। तो तीसरी चुनौती मतलब तीसरे नंबर का पाठ। तो भारत के सामने तीसरी बड़ी चुनौती यह थी कि समूचे समाज का भला हो, यानी कि इस प्रकार से जो व्यवस्था कायम की जाए कि सभी लोगों का भला हो, जिसमें अमीर का भी भला हो और गरीबों का भी भला हो। इसके लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की, और साथ ही में तो हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसे विकास के लिए समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित तबकों को, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, इसके अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया जिन्हें राजनीति को जरूरी माना गया। असल में चुनौती यह थी आर्थिक विकास की। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? आर्थिक विकास की चुनौती थी। और तात्कालिक चुनौती क्या थी? तो तात्कालिक चुनौती थी आपके कि किस प्रकार से जो एकता के सूत्र में गढ़ने की थी। तो इस प्रकार से हो जाता है ये। फिर आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों का आगे क्या रुख अपनाया, तो इसके बारे में पूरा 3 अध्याय है, तो इसमें अपन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विभाजन व विस्थापन की क्या प्रक्रिया थी। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको भी समझ लेते हैं। विस्थापन, विश्वास और पुनर्वास। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऐसी खासियत होती है कि ये डायरेक्टली जो आपकी बुक है उसमें से शब्द उठाते हैं। तो जो क्वेश्चन रहते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र जो है वो अस्तित्व में आए, भारत व पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया को भारत और जो पाकिस्तान था वो 2 अलग अलग भागों में बटा। और विभाजन की प्रक्रिया में इस प्रकार से फैसला हुआ था कि जो 565 भारत के समय रियासतें थी, जो 565 रियासतें थी, तो जो उन रियासतों को या तो भारत में शामिल हो सकते थे, या ईस्ट इंडिया जो पाकिस्तान है वहाँ पर शामिल हो सकते थे, या कुछ स्वतंत्र राज्य बना सकते थे। तो इस प्रकार जिसके फलस्वरूप दोनों देश के भूभाग रेखांकित सीमा पर खींच दी गई, बीच में रेखा खींच दी गई। जबकि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मुस्लिम लीग ने की थी। और मुसलमान और हिंदू 2 कौमों के आधार पर यह देश था, यानी कि मुसलमानों ने पाकिस्तान को एक अलग रखने की मांग की थी। तो इस प्रकार से ये है। और जो मैंने 565 रियासतें वाली बात बताई, तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा, है ना, ये विभाजन की प्रक्रिया। तो आप जो पहला पॉइंट है एकता में बांधने रखने का, तो उसमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि भारत अलग अलग कौमों में फैला हुआ था। फैसला हुआ कि जिस भूभाग को इंडिया नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो 2 देशों के बीच में बढ़ गया था, यह विभाजन बहुत दर्दनाक था। इसको अमल में लाना भी बहुत कठिन था। कई यह किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या और विभाजन को आधार बनाया जाए। इसीलिए बहुसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान में बहुसंख्यक थे, वह जिस हिस्से में भारत कहलाए। यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश इंडिया में कोई इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे में 2 इलाके मुसलमान की आबादी ज़्यादा थी, इसका इलाका पश्चिम तो दूसरा इलाका पूर्व। ऐसा कोई तरीका न था कि दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इस फैसले को देखते हुए पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये है, भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये निर्विवादित नेता थे। आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी किस को कहा गया, तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया। इन्होंने भी द्विराष्ट्र सिद्धांत इनके खिलाफ थे। तो इस प्रकार से ये था। तीसरी बड़ी समस्या यह थी कि मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब बंगाल के अनेक हिस्से में बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले लोग थे। ऐसे में फैसला यह हुआ कि इन दोनों प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। जिले में निचले स्तर पर जो 14-15 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि है, यहाँ पर जो विभाजन हुआ, तब बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो गई। विभाजन के प्रमुख कारण, विभाजन के जो परिणाम थे वो बहुत दर्दनाक साबित हुए, क्योंकि विभाजन से समय जुड़ी चौथी विभाजन की समस्या थी अबूझ अल्पसंख्यकों की। दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। इलाके में पाकिस्तान में है वो लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। पंजाब व बंगाल के भारतीय एक भूभाग में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली के आसपास के लोग मुसलमानों की बड़ी आबादी थी। तो इस प्रकार से ये कुछ लोग अल्पसंख्यक बन गए। साथ ही जो विभाजन के परिणाम निकले, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 4 नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि विभाजन के परिणाम क्या थे। अब देखते हैं विभाजन के परिणाम। सन 1947 में विभाजन एक जगह की आबादी दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हुई। स्थानांतरण आकस्मिक था, अनियोजित था व त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था। वो धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों को
बेरहमी में से मारा। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे बड़े जो सांप्रदायिक क्षेत्र थे वो अखाड़े में बदल गए। जो हिंदू सिख थे उन लोगों ने मुस्लिम इलाके में जाना छोड़ दिया और जो मुस्लिम थे उन्होंने हिंदू सिख इलाके में जाना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से लोग बाग अपना घर बाहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। कुछ बच्चे जो थे वो अपने माता पिता से बिछड़ गए। इसी प्रकार जो शरणार्थी शिविर है फिर उनका भी आयोजन किया गया, लेकिन शरणार्थी शिविरों में वो कब तक रहे। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। साथ ही जो दो और इन लोगों को कई किलोमीटर की दूरी जो थी वह पैदल चलकर तय करनी पड़ी। साथ ही जबरन शादी करनी पड़ी। जो महिलाएं थी उनको ये लोग अगवा कर लेते थे और इन्हें अपना धर्म भी अपनाना पड़ता था। कई मामलों में तो ऐसा भी हुआ कि खुद के परिवार के लोगों ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये। लेकिन उन शिविरों में ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल था। और ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो छोटे क्वेश्चन है इसमें। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माताओं ने उपन्यास, लघु कविता काटकर इस लिखकर इनका जो वर्णन है वो किया। ये किस प्रकार से ऐसे थे। और जो बंटवारा था यह सिर्फ एक ही चीज़ का बंटवारा नहीं था, ये बंटवारा सभी का था। यानी कि इसमें जो टेबल कुर्सी है, टाइपराइटर है, वाद्य यंत्रों तक का भी बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब साथ साथ रहते दो समुदाय एक हिंसक समुदाय में बदल गए। जो पहले किसी के पड़ोसी हुआ करते थे अब वो एक हिंसक समुदाय में बदल गए। तो इस प्रकार से था ये त्रासदी भरा काल। और थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में भी देख लेते हैं। ये भी आ सकता है आपके। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी में किसी जश्न में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदू व मुसलमान के बीच भयंकर दंगे थे। सांप्रदायिक हिंसा से उन्हें गहरी चोट लगी और यह देखकर उनका दिल टूट गया। अहिंसा व सत्याग्रह के सिद्धांत पर वे आजीवन चलते रहे, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही थी, इतनी ज़्यादा जो मारपीट अत्याचार हो रहा था, तो इसकी वजह से गांधी जी उपवास पर भी बैठ गए थे। तो इस प्रकार से कुछ कारण हैं। और फिर गांधी जी की जो मृत्यु थी वो नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, रजवाड़ों का विलय। फिर उसके बाद में दूसरी मतलब जो समस्या है इस पार्ट की, तो ये भी एक समस्या थी रजवाड़ों का विलय, क्योंकि पूरे राज्य है तो उसमें 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? पूरी 565 जो थी वो रियासतें थी। ये छोटे बड़े आकार की सभी प्रकार की रियासतें थी। ब्रिटिश इंडिया दो भागों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ छोटे बड़े राज्य रजवाड़े थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था। रजवाड़ों के राजाओं का शासन होता था। रजवाड़े जो थे वहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो रजवाड़े थे वह उनको ये बात कहा गया कि आप या तो ब्रिटिश इन लोगों ने कहा कि आप या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या आप भारत में ही शामिल हो जाओ या आप खुद का स्वतंत्र राज्य बना लो। तो इस प्रकार से थी ये बात। अपन पढ़ लेते हैं ये कि ऐसे करने से जो फैसला है वो अखंड भारत के जो अस्तित्व है उस पर खतरा मंडरा रहा था, भारत के विभाजन से पहले और भारत के विभाजन के बाद। तो इस प्रकार से ये मैप था। आपके इस साल मैप भी पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इम्पोर्टेंट देख लो। जैसे मणिपुरा है, त्रिपुरा है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैप को। तो कुछ ही दिन में जो ये समस्याएं थी उसमें इन लोगों ने तेवर दिखाने लग गए। सबसे पहले जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। मसलन भोपाल के भी नवाब ने संविधान सभा जो है उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन राजा रजवाड़ों के ऐसे रवैयों को देखकर बात साफ हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएगा, लेकिन लोकतंत्र के भविष्य अंधकार में जान पड़ रहा था। तो ऐसे में फिर क्या हुआ? ऐसे में सरकार का एक बड़ा नज़रिया हुआ और फिर उसके बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी सहायता से जो इन रजवाड़े राज्य हैं इनको भारत में शामिल कर लिया गया। तो देखते हैं किस प्रकार से भारत में शामिल किया गया। छोटे छोटे विभिन्न देशों में बढ़ जाने की संभावना थी। सरकार ने बड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध करने लगे। लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हुआ था। देसी रजवाड़ों की इस चर्चा में 3 बात सामने आती है। पहली बात तो यह है कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ जो है उसमें शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि भारत
का रुख लचीला था और जो कई सारे लोग पहले से ही 15 अगस्त से पहले हस्ताक्षर कर लिए तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार से ये छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो हैदराबाद मणिपुर जैसी रियासतों को विलय करना काफ़ी कठिन था और कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे सरी कि किस प्रकार से कश्मीर को विलय किया गया। भारत में कश्मीर का विलय भी बहुत अहम मुद्दा था। तो अपन पढ़ते हैं हैदराबाद। ये भी पूछा जा सकता है आपका कि हैदराबाद मणिपुर के विलय का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो आपको इस प्रकार से करना होगा। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह चारों तरफ से हिंदुस्तान इलाके से घिरी हुई थी। हैदराबाद के कुछ हिस्से में महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश थे। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। निजाम सभी सुख सुविधा से पूर्ण था। निजाम सबसे ज़्यादा ताकतवर शासक माना जाता था उस समय का। हैदराबाद के निजाम का ही ये बात। हैदराबाद रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। बीच में ही सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। तो इस प्रकार से था कि 1947 के नवंबर में निजाम ने भारत जो सरकार है उसके साथ स्थिति यथासंभव रखने का प्रयास किया कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो लड़ाई झगड़ा है वो नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन जोर देने लगा। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे, निजाम के खिलाफ उठ गए और महिलाओं के शासन पर सबसे ज़्यादा जुल्म, जो महिलाएं थीं उन पर सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुआ था। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया? ये सब लोग आपस में जुड़ गए और एक आंदोलन किया और हैदराबाद की तरफ आंदोलन हुआ। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति थी। आंदोलन को देखकर जो निजाम थे उन्होंने अर्धसैनिक बल यानी कि रजाकार, ये भी पूछा जा सकता है आपका छोटे क्वेश्चन में। रजाकार ये अव्वल दर्जे के क्या थे? या अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे, अत्याचारी थे। रजाकारों ने गैर मुस्लिम को आमतौर पर अपना निशाना बनाया और लूटपाट के लिए उतारू हो गए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने निजाम के जो सैनिक उसको काबू रखने के लिए हैदराबाद पहुंची और कुछ रोज़ रुक कर लड़ाई चली। फिर उसके बाद में हैदराबाद का जो निजाम है उसने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में विलय हो गया। तो इस प्रकार से था हैदराबाद का पूरा विलय। अब समझते हैं मणिपुर। आज़ादी के चंद रोज पहले ही मणिपुर के जो राजा थे बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार से बातचीत की और अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की अतिरिक्त आंतरिक जो सरकार है वो स्वायत्ता बरकरार रहेगी, यानी कि उन्हें जो पैसा मिलता था, जो उन्हें राज्य मिलता था, तो वो चीज़ उन्हें मिली रहेगी। तो आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। और सबसे पहले 1948 में जून में चुनाव कराया, यानी कि ये एक आपके प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहला चुनाव किसने कराया? तो सबसे पहला चुनाव बोध चंद्र सिंह के द्वारा कराया गया, जिसके फलस्वरूप मणिपुर रियासत संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ। जो मणिपुर है, मणिपुर की जो विधानसभा है उसमें भारत के विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला लिया जाए, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक पार्टी जो थी इसके खिलाफ थी। निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर ही महाराजा पर दबाव डाला गया और वे भारतीय संघ में शामिल होने के जो समझौता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे भारत सरकार को जो थी वो बड़ी सफलता मिली। मणिपुर के इस कदम को देखकर लोगों में क्रोध व नाराजगी जारी हुई और आज तक देखा जा सकता है इस नाराजगी को। अब पढ़ लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन। इसमें से भी आपके एक छोटा प्रश्न बन सकता है। वैसे प्रश्न बनने के चांसेस थोड़ा कम ही है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें से प्रश्न बनेगा भी। तो क्या बनेगा? तो 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। दरअसल इसके बाद सिद्धांत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मान लिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाए। ये प्रांतीय कांग्रेस समितियों के भाषाई इलाकों पर बनाया जाए। यह समितियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती, यानी कि उस समय जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाए, इस बारे में बातें चलने लगी कि केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेता लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास के प्रांत तेलुगु भाषी लोगों का विरोध भड़क उठा।
पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से केरल व कर्नाटक में स्थित थे। विशाल आंध्र आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया गया और मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग कर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया और तेलुगु भाषी क्षेत्र लगभग सारी राजनीतिक शक्तियाँ मद्रास प्रांत के ही थी और साथ ही में केंद्र सरकार की इस बारे में हाँ या ना थी कि इस क्षेत्र को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। लेकिन हुआ कुछ इस प्रकार से कि इस आंदोलन ने और अधिक जोर पकड़ा और कांग्रेस के एक दिग्गज गांधीवादी नेता कौन है, पोटी श्रीरामुलु, यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनों की क्या होगी, इनों की होगी मृत्यु। इनों की मृत्यु हो जाती है। फिर इससे बड़ी अव्यवस्था फैली। क्यों? क्योंकि जो इनके साथ वाले, इनके जो पार्टी में लोग थे, मतलब ये लोग बड़ी संख्या में सड़क पर निकले, तो इसी चक्कर में जो पुलिस थे, पुलिस ने भी फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए, मारे गए और मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार से जो आंध्र प्रदेश है वो अलग राज्य बन जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही दूसरे हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने का संघर्ष चल पड़ा। इससे बाद जो होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाएगा? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन पर जोर देना था। इस राज्य ने अपनी रिपोर्ट को स्वीकार किया और सीमाओं का निर्धारण किया और भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसी बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रसारित की। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पास हुआ और इसी अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो बनाए गए। तो इस प्रकार से हो जाता है ये आपका पार्ट। तो आपको एक बार ये थोड़ा सा पढ़ लेना है कि कौन कौन से राज्य किस प्रकार से बनाए गए थे आपके ये राज्यों का निर्माण, क्योंकि इसमें से आपके छोटे यानी कि जो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है ये। तो जो आपके महाराष्ट्र व गुजरात है, तो महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बना। नागालैंड भाषाई आधार पर 1963 में। हरियाणा व हिमाचल प्रदेश बना 1966 में। 1972 में मेघालय 1972 में एक बार फिर राज्यों का पुनर्गठन पूर्वोत्तर में हुआ। असम से अलग कर 1972 में मेघालय को बनाया गया। फिर उसके बाद में मणिपुर त्रिपुरा को बनाया गया 1972 में। मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश है उसको बनाया गया 1987 में। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड इनको बनाया गया 2000 में। और जो तेलंगाना है उसको बनाया 2 जून 2014 को। यानी कि ये सबसे लेटेस्ट है, तो आप इसी चीज़ को याद कर लें क्योंकि ये आने की संभावना है। एक तो सबसे पहला पूछा जाता है, सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया सबसे पहला। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया 1960 में। फिर नागालैंड को बनाया गया 1963 में। और जो आप लास्ट के 2 याद कर लें, जैसे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड, ये बनाया 2000 में। और तेलंगाना को बनाया 2 जून 2014 को। कब बनाया? 2 जून 2014 को। इस प्रकार से जो राज्यों का पुनर्गठन है वो हुआ। तो अब नेक्स्ट पार्ट में अपन समझेंगे, क्या समझेंगे? लोकतंत्र के बारे में कि किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई, किस प्रकार से एक दल के प्रभुत्व का दौर चला, किस प्रकार से जो कांग्रेस सरकार थी उसका प्रभुत्व चलता रहा आने वाले कुछ समय तक। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल पर नहीं तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।